हंडई की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्ट्रैटेजी में व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर द इंडियन मार्केट? अब हंडई का जो सेकंड फेज है वो आ गया है। चाहे आप इसे देखिए आईपीओ, इसके अलावा नया प्लांट जो कि 15 साल के बाद एक पुणे का प्लांट आया है, जो कि हमारी कैपेसिटी को करंट 824 से अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 11 लाख पे ले जाएगा। पिछले 1-2 साल से ये बात हो रही थी कि भाई नया मॉडल्स कब आएंगे। हमने अनाउंस किया है कि अगले 5 साल में 26 नए मॉडल। फिर ये हो रहा था कि भाई हाँ, आप ईवी में भी कर रहे हैं, पेट्रोल में भी कर रहे हैं, आप हाइब्रिड में कब आएंगे। हमने वो भी अनाउंस किया है। तो एक पूरा 360 डिग्री आप देखिए हमारा जो गेम प्लान है वो चल रहा है। पिछले 20 साल में इतना बड़ा टैक्स कट कभी नहीं हुआ है। तो एक्साइज कट होते थे 4%, 6%, एक बार शायद 8%, अब ये 10%, 11%, 13% का कट है। 28 + 3 31 थे, अब 18 पे आ गए हैं। यानी ये बहुत बड़ी सौगात है। अब हमारे ऊपर है, ओईएम्स के ऊपर। होंडा एक पहली कंपनी थी जिसने कि सबसे पहले अनाउंस किया कि पूरा का पूरा जो जीएसटी का बेनिफिट है कस्टमर को पास करेंगे। तो छोटी गाड़ियों की तरफ ओईएम्स का झुकाव थोड़ा कम होता जा रहा है। जिस तरीके के बदलाव अभी इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं, अगर आप बोलते हैं कि भाई 10 लाख से कम की गाड़ी छोटी है, तो आप देखिए वो सेगमेंट उतना बरकरार है, उस सेगमेंट में कोई कमी नहीं है। ओनली थिंग इज कस्टमर का जो प्रेफरेंस है ना, वो हैच से उस सेगमेंट में भी एसयूवी की तरफ आ गया है। तो आप देखिए एक्स्ट्रा का सेगमेंट 5 साल पहले था ही नहीं, आज कितनी एक्स्टर और अगर आप पंच भी देखें तो किस तरह की ग्रोथ आ रही है। वेन्यू का सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है इंडस्ट्री का, वो सेगमेंट लेस देन 10 लाख है, लेकिन बॉडी टाइप एसयूवी हो गई है। और क्यों हुई है बॉडी टाइप एसयूवी? क्योंकि कस्टमर को ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, कस्टमर को स्पेस मिलता है, कस्टमर को 6 एयरबैग मिलते हैं, कस्टमर को टेक्नोलॉजी मिलती है, सनरूफ मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है, पेट्रोल डीजल सीएनजी के ऑप्शन मिलते हैं। तो आई थिंक प्राइस बैंड वही है, लेकिन कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई है, जो कि एस्पिरेशन को दर्शाता है। आपको अभी भी लगता है कि इलेक्ट्रिक की जो रफ्तार वो बरकरार रहेगी? क्योंकि कई सारे मैन्युफैक्चरर यू टर्न ले रहे हैं या फिर अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव ला रहे हैं। 2025 और 2026 जो है इलेक्ट्रिक के लिए एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेके आएगा। ईवी पेनिट्रेशन थी वो 2.4 से बढ़ ही नहीं पा रही थी आगे। अब देखिए आप, हर महीने बढ़ रही है। अगस्त में सैम 6% पहुंच चुकी है। धीरे धीरे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। एक तरफ ओईएम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम ई ड्राइव स्कीम आई है, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि भाई अब उनको डीसी चार्जिंग मिलेगी। नमस्कार, टीवी9 के सभी दर्शकों का स्वागत है और एक बड़ा खास मौका है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये है सियाम एनुअल कन्वेंशन और यहाँ पर ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की दशा और दिशा, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बैठते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मोबिलिटी की दिशा कहाँ जाने वाली है। और अगर टॉप 3 कंपनीज की बात होती है तो वहाँ पे जो नाम रहता है वो है हंडई का। और वी आर एक्चुअली थैंकफुल टू तरुण सर जो टाइम निकाल सके हमारे लिए, क्योंकि हंडई उन कंपनियों में से है जो कि स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और उनके प्रोडक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। तरुण सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टीवी9 के लिए टाइम निकालने के लिए। एंड जब भी आपसे बात होती है ना, तो एक चीज़ जो मेरे जहन में रहती है कि आप अपना काफ़ी सारा समय जो स्ट्रैटेजाइज करने में बिताते हैं, समथिंग दैट यू हैव स्टार्टेड वे बैक। हाउ मच इम्पॉर्टेंस विद द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग? क्योंकि टेक्नोलॉजी सर आप देख रहे हैं कि महीनों में चेंज हो रही है। पहले जो प्रोडक्ट साइकिल था वो 5 साल की होती थी, आजकल 3 साल हो गई है। तो हर जगह बदलाव दिख रहा है, डिज़ाइन में रेडिकल चेंजेस आ रहे हैं। कस्टमर को सुने या गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी को बदले, तो बहुत कन्फ्यूजन है, राइट? इस वक्त हंडई की अगर मैं बात करूँ तो आपकी स्ट्रैटेजी में व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर द इंडियन मार्केट? बहुत सारे सवाल सैम, और हमेशा की तरह आप बहुत क्लियर है अपने माइंड में। देखिए, मुझे लगभग 32 साल हो गए हैं ऑटो इंडस्ट्री में, और मैंने अपना करियर शुरू किया था लॉजिस्टिक्स से। ग्राउंड लेवल ट्रक ट्रेलर अरेंज करना, फोरकास्टिंग करना, तो कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में वो बहुत ज़बरदस्त रूप से इनग्रेन्ड है। और मेरा मानना है कि चाहे उसके बाद कितनी भी तरक्की मिली, आप ऊंचे लेवल पे पहुंचते चले गए, कुछ चीज़ें सेम रहती हैं। एट द सेम टाइम आपने चेंज की बात की, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कितनी फास्ट आप अडेप्टेबिलिटी अपनी ला सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। देखिए, कितने साल पहले चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था ना कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो सर्वाइव नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल जो है वो सर्वाइव करेंगे। सो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। आज मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे सीखता हूँ, टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करता हूँ। फोरकास्टिंग में किस तरह से हम एआई को ला सकते हैं, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं जो अब मदद करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हंडई की जहाँ तक बात करूँ मैं अगर, तो मेरा मानना है कि बहुत सक्सेस मिली है, बहुत प्यार मिला है हमें भारत में। और अब हंडई का जो सेकंड फेज़ है वो आ गया है। और जब मैं ये बोलता हूँ, चाहे आप इसे देखिए आईपीओ, जिससे कि हमें पूरा भारतीय होने का मौका मिला,
एक अच्छी सक्सेस मिल रही है हमारे को इन्वेस्टर्स के रूप में। इसके अलावा नया प्लांट जो कि 15 साल के बाद एक पुणे का प्लांट आया है, जो कि हमारी कैपेसिटी को करंट 824 से अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 11 लाख पे ले जाएगा। 170 इन द फर्स्ट फेज़ एंड 80,000 इन द सेकंड फेज़। नया मॉडल साइकिल, क्योंकि पिछले 1-2 साल से ये बात हो रही थी कि भाई नया मॉडल्स कब आएंगे। अब हमने अनाउंस किया है कि अगले 5 साल में 26 नए मॉडल। फिर ये हो रहा था कि भाई हाँ, आप ईवी में भी कर रहे हैं, पेट्रोल में भी कर रहे हैं, आप हाइब्रिड में कब आएंगे, हमने वो भी अनाउंस किया है। तो एक पूरा 360 डिग्री आप देखिए हमारा जो गेम प्लान है वो चल रहा है। और मैं बोलता हूँ कि हमारा डबल इंजन है। डबल इंजन क्यों है कि डोमेस्टिक में अब जीएसटी इम्पेटस की वजह से बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाली है, और एक्सपोर्ट में जो ये कैपेसिटी आ रही है, और जो हमने पिछले 1 साल में स्पेशली जब डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी सी तनाव था, तो हमें एक्सपोर्ट से बहुत सहयोग मिला। इनफैक्ट सैम, अप्रैल से अगस्त में लगभग 12.5% की एक्सपोर्ट में ग्रोथ है, और लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट लगभग 21% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता था, ऑलरेडी अभी 26-27 कर रहा है। हमने अनाउंस किया है कि 2030 तक हम इसको 30% लेके जाएंगे। तो आई थिंक जिसे कहते हैं कि सारे जो शतरंज में मोहरे बिसात हैं, है पूरी। वो बिसात है, वो एक तरफ से अलाइन हो रहे हैं कि भाई हम इस सेकंड फेज़ जो हमारा आ रहा है उससे हम भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत के कस्टमर्स को जो हमारा कर्तव्य है कि भाई अच्छी गाड़ियाँ, टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ अच्छे प्राइस पे दे सकें। सो मैं अगेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो दिया है इस जीएसटी की सौगात के रूप में। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं पिछले 20 साल में इतना बड़ा टैक्स कट कभी नहीं हुआ है। एक्साइज कट होते थे 4%, 6%, एक बार शायद 8%, अब ये 10%, 11%, 13% का कट है। स्मॉल कार्स में लगभग 13% का कट है, क्योंकि 28 + 3 31 थे, अब 18 पे आ गए हैं। यानी ये बहुत बड़ी सौगात है। अब हमारे ऊपर है, ओईएम्स के ऊपर। हम होंडा एक पहली कंपनी थी जिसने कि सबसे पहले अनाउंस किया कि पूरा का पूरा जो जीएसटी का बेनिफिट है कस्टमर को पास करेंगे। उसके अलावा बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग चल रही है, जिससे कि कस्टमर जो है इस फेस्टिव सीजन में मनपसंदा हुंडई गाड़ी को ले सके। कितना चेंज आप देखेंगे, क्योंकि कुछ एक तबका ये भी है जो कि ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसका शायद फ़ायदा ना देखने को मिले, लॉन्ग टर्म में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ फेस्टिव सीजन अगले 6 महीनों की बात करूं, तो आपको कितनी फीसदी इजाफा है जो कि नज़र आ रहा है? मेरा ये मानना है सैम कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में फ़ायदा मिलेगा। और जैसा आपको बताया मैंने, अगर टीआईवी की बात करें, टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम की, अप्रैल से अगस्त तक -2 चल रहा है, लेकिन कैगर 4.5-5% का है। मेरा मानना है कि जो स्विंग है -2, अब ये 5 पे आ जाएगा सितंबर ऑनवर्ड्स। तो ये टोटल 7% का स्विंग हो गया ना भाई। -2 पे चल रहे थे, आप 5 पे आ गए और कैगर की लाइन में आ जाओगे आप। तो ये इस तरह का स्विंग होगा। अब बाकी आप खुद समझदार हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितनी ग्रोथ आएगी। देखिए बहुत मुश्किल होता है फोरकास्ट करना फ्यूचर को, लेकिन एक इनिशियल एस्टीमेट होते हैं, पास्ट ट्रेंड होता है कि जब भी ऐसा कट आता है तो किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अब हम कैगर की दिशा में वापस लाइन पे आ जाएंगे। जो थोड़ा सा डीरेल हो गया था ऑटो इंडस्ट्री का हिसाब किताब, वो वापस लाइन पे आ जाएगा। फैंटास्टिक। तरुण सर, पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसे देखा, इंडिया ही नहीं ग्लोबली भी ये चीज़ जो मैंने एब्जॉर्ब की है कि छोटी गाड़ियों की तरफ ओईएम्स का झुकाव थोड़ा कम होता जा रहा है। जिस तरीके के बदलाव अभी इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं, जिस तरीके का परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिल रहा है 1500 सीसी से नीचे की गाड़ियों में और 4 मीटर से छोटी गाड़ियों में, क्या आपको लगता है वहाँ पर अब नए मॉडल्स को उतारने का टाइम ज़्यादा बेटर है, और आने वाले कुछ समय में हुंडई की तरफ से भी उस सेगमेंट में शायद कुछ और नया किया जा सके? सैम, मैं आपको इसका एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि सवाल सब पूछते हैं और मेरा पर्सपेक्टिव इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। आपकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि आप किसको छोटी गाड़ी बोलते हैं। अगर आप बोलते हैं कि भाई 10 लाख से कम की गाड़ी छोटी है, तो आप देखिए वो सेगमेंट उतना बरकरार है, उस सेगमेंट में कोई कमी नहीं है। ओनली थिंग इज कस्टमर के जो प्रेफरेंस है ना, वो हैच से उस सेगमेंट में भी एसयूवी की तरफ आ गया है। तो आप देखिए एक्स्ट्रा का सेगमेंट 5 साल पहले था ही नहीं, आज कितनी एक्स्टर, और अगर आप पंच भी देखें तो किस तरह की ग्रोथ आ रही है। वेन्यू का सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया आज इंडस्ट्री का। ऐसा नहीं है कि वो सेगमेंट कोई बड़ी गाड़ियों का या महंगी गाड़ियों का सेगमेंट है, वो सेगमेंट लेस देन 10 लाख है, लेकिन बॉडी टाइप एसयूवी हो गई है। और क्यों हुई है बॉडी टाइप एसयूवी? क्योंकि कस्टमर को ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, कस्टमर को स्पेस मिलता है, कस्टमर को 6 एयरबैग मिलते हैं, कस्टमर को टेक्नोलॉजी मिलती है, सनरूफ मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है, पेट्रोल डीजल सीएनजी के ऑप्शन मिलते हैं। तो आई थिंक प्राइस बैंड वही है, लेकिन कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई है, जो कि एस्पिरेशन को दर्शाता है। आज देखिए भारत में जिस तरह से एज है, मीडियन एज 29 ईयर्स है, ऑब्वियसली वो कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मेरा ये मानना है सैम, ये जो जीएसटी कट हुआ है, इससे 2 तरह की ग्रोथ होगी। एक,
एंट्री लेवल पे फर्स्ट टाइम बायर्स जो ऑलरेडी हुंडई के रूप में 31% से लगभग 40% हो चुका है और आएंगे। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी ग्रोथ होगी वो होगी ये जो लेस देन 10 लाख रुपीज़ में जो एसयूवी सेगमेंट है, इसमें कस्टमर अपग्रेड होके आएंगे। क्योंकि कस्टमर को पहले भी पता था कि मेरे को 9 लाख खर्च करने हैं या 10 लाख खर्च करने हैं, लेकिन अब उसे बेहतरीन गाड़ी मिल पाएगी। जब हम पिछली बार मिले थे सैम, आपने मेरे से बोला था कि तरुण सर आप देख रहे हैं कि कुछ बेस लेवल पे ज़्यादा डिमांड आ रही है। मेरा मानना है कि वापस से लोग जो है वो हाई ट्रिम की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब उसी पैसे में उनको शायद हाई ट्रिम मिल पाएगा जिसमें वो पहले वो शायद वो मिडिल ट्रिम या बेस ट्रिम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो एंट्री लेवल सेगमेंट है वहाँ पर आप कह रहे हैं कि अभी भी इट्स अ ग्रे एरिया, जो मैं यूं कह लीजिए कि सेंट्रो या फिर इयॉन का या i10 का जो सेगमेंट हुआ करता मेरा था, मानना है कि वो कस्टमर इवॉल्व होके निवास पे आ चुका है। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा, उसे हर हाल में 6 एयरबैग चाहिए। आप देखते हैं इयॉन जितनी गाड़ी में वो 6 एयरबैग तो बहुत मुश्किल होगा ना लगाना, तो उसको वो 6 एयरबैग चाहिए, उसको वो सनरूफ भी चाहिए होगा, उसको वो कनेक्टिविटी भी चाहिए होगी, उसको वो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको वो AVNT चाहिए, क्योंकि आज एस्पिरेशन इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एंड आई थिंक हमें इससे खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रोथ भी आए साथ में कस्टमर जो है वो अपग्रेड हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम आई थिंक इन भारत इतना बड़ा देश है, इसमें अपॉर्चुनिटी हर सेगमेंट में आएगी और हर पावर ट्रेन में आएगी। इसीलिए तो आप देखिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक है या हाइब्रिड है या पेट्रोल है या डीजल है या CNG है, हर तरह की पावर ट्रेन में जो है ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रहा है। और आप GST कट के बाद सबको मौका मिला है कि उस ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि आपने GST कट की बात करी, इसमें ना ऐसा भी कई जगह पे देखने को मिला है, कई सेगमेंट में हमारी ऐसी पिन पॉइंट करके भी बोला जा सकता है कि वहाँ पे डीजल जो है वो बहुत ल्यूक्रेटिव दिख रहा है। और मेरे ख्याल में हुंडई कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसके पास अभी भी सारे पावर ट्रेन मौजूद हैं, जहाँ पे डीजल, पेट्रोल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, यू नेम इट, एंड हुंडई गॉट एवरीथिंग। जो डीजल की तरफ अगर मैं कहूँ तो डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय? मैं तो कहूँगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय फॉर एनी कार। हुंडई की बात है, बिकॉज हम पार्ट हैं हुंडई मोटर ग्रुप के, हमारे पास सब टेक्नोलॉजी है। हम ये मानते हैं कि कस्टमर जो है वो किंग है, जो कस्टमर को चाहिए हम देंगे। देखिए भारत में अलग अलग प्रदेश जो है, अलग अलग स्टेट डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं सैम। अब देखिए दिल्ली में सबको पेट्रोल चाहिए, यूपी में CNG चाहिए, पुणे में CNG चाहिए, आंध्र प्रदेश में डीजल चाहिए, तेलंगाना में डीजल चाहिए, पंजाब में डीजल चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें क्यों का जवाब नहीं हो सकता, आप कितने भी लॉजिक करें, वो चल रहा है ऐसा ही ट्रेडिशन। सो एक और बात है, लेकिन हर सेगमेंट में डिफरेंट पावर ट्रेन चलता है। अब आप अगर लोअर सेगमेंट में देखेंगे तो उसको पेट्रोल और CNG चाहिए, वहाँ डीजल नहीं चलेगा। लेकिन SUV सेगमेंट में पेट्रोल के साथ डीजल भी बहुत अच्छा चलता है। अब इलेक्ट्रिक आया है तो वो भी बहुत अच्छा चलता है। वरना का सेगमेंट है, वहाँ टर्बो की डिमांड ज़्यादा है। सो अगर आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है तो वो आपको, क्योंकि एक सोल्यूशन ना भारत के लिए नहीं चल सकता। और हुंडई, बिकॉज हम हुंडई मोटर ग्रुप के पार्ट हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी लाने का बहुत अच्छा हमारे पास मौका होता है, और जो हमने पिछले 29 साल में किया है। और अब जबकि हमारे पास नई कैपेसिटी आ रही है और हमारा जो नया मॉडल साइकिल किक हो रहा है, आई थिंक ये मौका और बढ़ने ही वाला है। सर हर बार ये मैं पूछता हूँ क्योंकि वक्त जिस तरह से बदल रहा है और जिस तरीके से मार्केट में नंबर्स और चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आपको अभी भी लगता है कि इलेक्ट्रिक की जो रफ्तार वो बरकरार रहेगी? क्योंकि कई सारे मैन्युफैक्चरर यू टर्न ले रहे हैं या फिर अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हुंडई की जो इलेक्ट्रिक स्ट्रैटेजी है उसमें किसी तरह का बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी? सैम मैं तो कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप अगर याद करें क्रेटा इलेक्ट्रिक के टाइम पे आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था और यही बात हो रही थी कि भाई ये क्या और इलेक्ट्रिक कम हो रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड पे है ये, कि 2025 और 2026 जो है इलेक्ट्रिक के लिए एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेके आएगा। आप देखिए पिछले अब 24 और 23 में सैम EV पेनिट्रेशन थी वो 2.4 से बढ़ ही नहीं पा रही थी आगे। अब देखिए आप हर महीने बढ़ रही है। अगस्त में सैम 6% पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन, 2.4 से बढ़ते बढ़ते 6% पहुंच चुकी है। हुआ क्या है कि कई मैन्युफैक्चरर्स और कूद पड़े हैं इस फील्ड में, धीरे धीरे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। एक तरफ OEM बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ PM ड्राइव स्कीम आई है जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि भाई अब उनको DC चार्जिंग मिलेगी। तो आई थिंक ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि EV बहुत बड़ी EV में ग्रोथ आने वाली है और हुंडई इसमें पूरे इकोसिस्टम में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, इसमें एक अग्रणी रोल प्ले करने वाला है। एट द सेम टाइम भारत ऐसा देश है जिसमें इतना बड़ा देश होने की वजह से सारी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कस्टमर्स को पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तरुण सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब हुंडई की बात होती है तो हम सभी जानते हैं कि ग्लोबली हुंडई कितना बड़ा है, भारत में उसका मार्केट शेयर इतना बड़ा है
और टेक्नोलॉजी के मामले में वो समय से कहीं आगे सोचता है। अभी म्यूनिक मोटर शो में भी मैंने Hyundai के जो नए कॉन्सेप्ट थे उनका अनवील देखा, और जिस तरह की गाड़ियाँ शोकेस की गई हैं, दे आर जनरेशन अहेड। इंडियन ऑटोमोटिव की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर Hyundai जो है इंडियन मार्केट को सरप्राइज कर सकता है? देखिए, Hyundai ने, मेरा मानना है कि हमेशा बेंचमार्क रेस करने का प्रयास किया है और करते भी रहे हैं। राइट फ्रॉम द टाइम जब सेंट्रो आया था, MPFI टेक्नोलॉजी, फिर पावर स्टीयरिंग देखी, उस समय कहते थे क्यों चाहिए पावर स्टीयरिंग, लेकिन पावर स्टीयरिंग आया। फिर CRDI, डीजल की CRDI टेक्नोलॉजी आई। फिर आप देखिए ब्लू लिंक के रूप में कनेक्टेड कार्स आई, या क्रेटा, जब भारत में 13% था SUV पेनिट्रेशन, तो क्रेटा आई। हमने हमेशा से समय से आगे लाके, क्योंकि ग्लोबली सक्सेस होने की वजह से हमें ये पता होता है कि जो चीज़ अगर अमेरिका में या यूरोप में सक्सेसफुल है तो कुछ ही वर्षों में वो भारत में सक्सेसफुल होने वाली है। और ये जो कुछ ही वर्ष है ना, ये कम होते जा रहे हैं। एक ज़माने में शायद ये 5 साल या 6 साल थे, फिर 3 साल हुए, अब शायद ये 1 या 2 साल रह गए हैं। तो Hyundai को इसका एडवांटेज रहता है, और हम ये प्रयास जो है कंटिन्यूस करते रहेंगे, ना सिर्फ डायरेक्ट कार के क्षेत्र में, लेकिन इवन एनर्जी के क्षेत्र में। आप देखिए हाइड्रोजन के क्षेत्र में, देखिए हमने IIT मद्रास के साथ अपना CSR इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत हम अपने हाइड्रोजन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है उसको हम प्रोडक्शन का कम करना चाहते हैं। तो हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ देश में एनर्जी नीड्स, जिसे कह सकते हैं क्लीन एनर्जी जिसे बोलते हैं, प्लस ऑफ कोर्स मोबिलिटी, दोनों के क्षेत्रों में हम काम करना चाहेंगे। वाह, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू तरुण सर, और मैं आपकी सारी बातें रिकॉर्ड भी करता हूँ, और अगली बार जब मुलाकात होती है तो उनको री क्वेश्चन भी करता हूँ। बट थैंक यू वेरी मच तरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 के लिए समय निकालने का। थैंक यू सैम।